नमस्कार, मैं अनीता सिंह आप सभी दर्शकों का अपने मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनकी उन्नति में ही राज्य और देश की प्रगति है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। वानिकी वृक्षों की नर्सरी तैयारी पर तकनीकी सलाह, सूरजमुखी की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य, वक्त के साथ साथ खेती का नक्शा भी बदल रहा है। दरअसल बदलते जमाने में खेतीबाड़ी के पुराने तौर तरीकों के सहारे किसानों का गुजारा नहीं होता, इसलिए फसलों के साथ साथ पेड़ों को लगाना काफी फायदे का सौदा है और इसी को देखते हुए सरकार कृषि वानिकी को बढ़ावा दे रही है। अगर आप भी खाली पड़ी जमीन और खेत की मेड़ों पर वानिकी वृक्षों को लगाना चाहते हैं तो इसकी नर्सरी अभी से तैयार करनी होगी और इसके लिए आप किन किन बातों पर खास ध्यान दें, आइए जानते हैं राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS अली से। नर्सरी या पौधशाला वो स्थान है जहां बीज की बुवाई, पौधों को तैयार करना, तैयार पौधों की देखभाल और उन्हें रोपण के लिए स्थान उपलब्ध कराना होता है। सामान्य तौर पर नर्सरी में फल, फूल, सब्जी, औषधीय और वानिकी पौधों को तैयार किया जाता है। सबसे पहले इसमें करना क्या है, सीड को कलेक्शन ही सबसे बड़ी बात है। कलेक्शन के पहले सबसे पहले स्मार्ट पेड़ को चुना जाता है। जैसे कि हम लोग नहीं करते हैं, कोई बच्चा पेड़ नहीं, बूढ़ा पेड़ नहीं, टेढ़ा मेरा पेड़ नहीं, देखने में एकदम स्मार्ट हो, टेढ़ा मेरा नहीं हो, मेन स्टेम ऊपर जो उसी से उसका कलेक्शन करना चाहिए, जिसको हम लोग प्लस ट्री कहते हैं। तो अभी तक पॉपुलर कटिंग और ETP लगा सकते हैं। इसके अलावे है जो महोगनी है, सागवान है, सहजन है, फूलझारू हुआ, नीम का भी समय आ रहा है, बांस का भी है, डिफरेंट बांस का भी कटिंग को लगा सकते हैं। इसके बाद जामुन है। इस तरह के सीड को कलेक्शन किया जा सकता है। सब सीड कलेक्शन करके पहले उसको सुखाकर ग्रेडिंग कर लेते हैं। ग्रेडिंग करके छांट के उसको हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट में क्लोरोपाइरिस बहुत जरूरी है। क्लोरोपाइरिस 2 मिनट, 5 मिनट या जीरम या थीरम से उसको ट्रीटेड करके तभी लगाना चाहिए। कटिंग की भी जहाँ तक बात है, चाहे कटिंग पॉपुलर हो या कोई बांस हो या एनी अदर हो, उसमें भी उपचारित किया जा सकता है। जैसे क्लोरोपाइरिस 2 ml पर लीटर के रेट से उसमें 2-4 मिनट, 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट उसे उपचारित कर ही के लगाना चाहिए, ताकि ये इन्फेक्शन और फंगल और इंसेक्टिसाइडल का जो रहता है उसमें इस तरह से किल होता है, फ्रेश हो जाता है। नर्सरी या तो आप खुले प्रक्षेत्र या पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस में तैयार कर सकते हैं। पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस में पौधे लगाना खुले की अपेक्षा अधिक फायदेमंद होता है। सिंचाई निश्चित तापमान, आर्द्रता एवं नमी मिलने की वजह से साधारण रूप से उगाए गए पौधों की अपेक्षा गुणात्मक एवं परिणात्मक रूप से काफी बेहतर होते हैं। 1:1 रेशियो मिट्टी है, बालू है इसका और खाद FIM उसको मिक्स करके पॉलीथीन में लगा रेडी रख देना चाहिए और तब सीड डालना चाहिए। ट्रीटेड करके उपचारित कर ही मतलब उसमें डालना चाहिए। जमीन में भी सोइंग किया जा सकता है, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होगा। उसको प्लांटेशन में थोड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए वो पॉलीथीन में करने पर उसको आसानी से जहां आपको साइट में जहां लगाना है वहां पर आप लगाते हैं। पौधशाला हेतु उपलब्ध 4 इंच चौड़ाई और 10 इंच लंबाई की पॉलीथीन थैलियां लेकर 5 से 6 छिद्र कर लें। थैली के आधे भाग में 10 से 12 छिद्र हो जाएंगे। इसके बाद थैलियों को भरने के लिए पौधशाला की क्यारियों में ही छनी हुई गोबर की खाद, चिकनी मिट्टी और बालू रेत को बराबर भाग में मिलाकर मिश्रण बना ले और फिर थैलियां भरना शुरू करें। थैलियां भरकर क्यारियों में सीधे रखें, जिससे छोटे पौधे कलम लगाने और पानी देने में आसानी होगी। साथ ही आप इनमें दूसरे पौधों को भी लगा सकते हैं। पॉलीथीन में लगे पौधे थोड़ा सा प्रबंध पर ध्यान रखना चाहिए, खासकर प्रबंध, टिकाऊ प्रबंध, सस्टेनेबल मैनेजमेंट हम लोग कहते हैं। मतलब कि इंसेक्ट बहुत ज्यादा हो या प्रॉब्लम ज्यादा हो तो उस पर तभी ट्रीटमेंट करना चाहिए, केमिकल अदरवाइज नहीं। समय समय पर
जैसे कि हम लोग नेट हाउस, पॉली हाउस में, मिस चेम्बर में हम लोग रखे हुए हैं, नहीं है तो कम से कम छांव में रखना चाहिए, हल्का मॉइस्चर मेंटेन करना चाहिए और उस पर हमेशा निगरानी रखना चाहिए कि इसकी मोर्टेलिटी हो नहीं रही है, सूख रहा है, किस कारण से, इस पर ध्यान रखना चाहिए। हमेशा वीड वगैरह या और भी तरह के जो है वो हमेशा निकालते रहना चाहिए ताकि हमेशा मेंटेन रहे और इसको कोई बढ़ने में उसको कोई दिक्कत नहीं हो। समय समय पर फॉर्मेलिन या और भी क्लोरोपाइरीफॉस से थोड़ा सा स्प्रेइंग कर देना चाहिए, हल्का फुल्का, जब इस तरह के कोई इन्फेक्शन या इन्फेस्टेशन अगर होता है तो उपचारित करना चाहिए। इस तरह से करने पर वैज्ञानिक ढंग से या ज़्यादा बेहतर होगा, किसान को बाद में मोर्टेलिटी नहीं होगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। प्रदेश में गर्मा सूरजमुखी की फसल बढ़वार की अवस्था पर है और इस अवस्था पर फसल में रोग और कीटों का प्रकोप अधिक होता है, जो कि इसके उत्पादन में 30 से 40% तक की कमी कर देते हैं। साथ ही सही समय पर सिंचाई नहीं करने से फसल में तेल की मात्रा घट जाती है, इसलिए समय रहते इन सभी कार्यों को करना बेहद जरूरी है। इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं त्रिहुत कृषि महाविद्यालय ढोली, जिला मुजफ्फरपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RS सिंह। किसान भाइयों, जो भी किसान आज के डेट में जो स्प्रिंग, जो बसंतकालीन सूरजमुखी की खेती करते हैं या करते होंगे, वो अपने खेत में सूरजमुखी लगा दिए होंगे। उसका अंकुरण भी हो गया होगा और पौधे उगाए होंगे। तो सबसे पहले उसमें आपको जो मुख्य से क्रिया करनी है, उसमें उसका बछनी करना है। बछनी मतलब थिनिंग। प्रति जो हिल आप बोलते हैं, जहाँ पे पौधे लगाते हैं, उसमें केवल और केवल एक स्वस्थ पौधा को छोड़कर शेष पौधे आपको निकाल देना है। इसको बछनी कहते हैं। इससे आपका जो पौधा होगा वो स्वस्थ होगा, बहुत अच्छा होगा और उसमें बहुत अच्छा आपको उससे उपज मिलेगा। दूसरा जो मुख्य सस्य क्रियाएं करनी है, वो इसमें खरपतवार का नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसमें आप खरपतवार का नियंत्रण एक रासायनिक विधि से भी कर सकते हैं और एक मैनुअल जो हाथ से भी आप कर सकते हैं, जैसे मजदूर लगा के खुरपी या कुदाल से भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको जो शेष बची हुई उर्वरक की मात्रा है, जैसे आपने शुरू में जो मेरा हाफ डोज, आधा जो नेत्रजन की मात्रा है, पूरा मात्रा आपका फास्फोरस के और पोटास का आपने अप्लाई कर दिया होगा, यूज कर लिया होगा। तो जो शेष बची मेरी मात्रा है नेत्रजन की 2/3, उसमें से करीब आधा जो बचा हुआ है उसका 1/4, उसका भी आधा आप प्रथम निकौनी के बाद में उपरिवेशन के रूप में आप कर दें और उसके बाद पौधों पर मिट्टी चढ़ा दें। इसके बाद में जब दूसरी बार खरपतवार का नियंत्रण करेंगे, करीब वो 40 से 50 दिन के बाद में, तो उसके बाद भी जो 1/4 जो आपकी बची हुई है, करीब वो 40 से 45 kg यूरिया की जो मात्रा होगी, उसको आप टॉप ड्रेसिंग के रूप में कर दें और पौधे पर मिट्टी चढ़ा दें। सूरजमुखी की फसल में तना सड़न, मुंडक सड़न मुख्य बीमारियां हैं। इसकी रोकथाम के लिए बुआई के पहले कार्बनडाइजम 2 ग्राम मात्रा को प्रति किलो हिसाब से बीज शोधित करें तथा खड़ी फसल के रोगों के रोकथाम के लिए कार्बनडाइजम 1 ग्राम दवा या मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से 2 से 3 छिड़काव फसल पर 15 दिन के अंतराल पर करें। इसके बाद ध्यान रखना होगा किसान भाई कि बहुत गर्मी उस समय बढ़ जाती है, तो खेत में नमी की मात्रा की भी समस्या होती है। तो आपको क्या करना है कि करीब 10 से 15 दिन के अंतराल पे एक हल्की सिंचाई करते रहना अति आवश्यक है। इसके बाद में किसान भाई अगर सिंचाई की बहुत समस्या हो, उतना दिन पर नहीं कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो मुख्य जो क्रिटिकल जो स्टेज है उसका, उस पर आपको सिंचाई करना अति आवश्यक है। जैसे आपको 30 से 35 दिन पे करीब जो उसका बड बनना शुरू हो जाता है फूल का, उस समय एक हल्की सिंचाई जरूर करें। दूसरी सिंचाई जब फ्लावर बनने लगे, फ्लावर ओपनिंग होना, जो खुलने लगे उसका फूल, वो करीब आपको 45 से 50 दिन के बाद आता है, तो उस समय जरूर करें। और तीसरा सिंचाई जब उसमें दाना बनने लगे,
मतलब करीब करीब 70 से 80 दिनों के बाद में वो भी सिंचाई आप करें। अगर ज़्यादा सिंचाई की व्यवस्था आपके पास नहीं हो तो इन 3 दशाओं पे, क्रांतिक दशाओं पे आपको सिंचाई करना अति आवश्यक है। और इस तरह की आप सस्य क्रियाएँ करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा पौधों का बढ़वार होगा और आपको एक अच्छी उपज प्राप्त होगी और फिर एक अच्छा आमदनी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। हरा फुदका, बिहार की बालदार सूड़ी, तंबाकू की सूड़ी, चेपा तथा अन्य रस चूसने वाले कीट फसल की बढ़वार अवस्था पर तथा चने के फली बेधक कीट, मुंडक तथा दाने भरने के अवस्था पर फसल को भारी नुकसान पहुंचाता है। इसकी रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफास का 1 मिलीमीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। पपीते के बाग हमारे राज्य में आमतौर पर जहां तहां देखे जा सकते हैं और जैसा कि अभी इसकी नर्सरी तैयारी का उपयुक्त समय चल रहा है, तो जो किसान इसका नया बाग लगाना चाहते हैं वह इसका बिचड़ा तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए पपीते की कौन कौन सी प्रजातियों का चयन करें और बिचड़ा तैयार करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेश कुमार धाकड़। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि पपीता आजकल बाज़ारों में और आसपास के इलाकों में हाट में बहुत अधिक मात्रा में बिकना शुरू हुआ है। इसके साथ साथ किसानों का रुझान भी इस ओर बढ़ता जा रहा है क्योंकि इसके दाम जो है मार्केट में बहुत अच्छे मिल जाते हैं। पपीता वाकई इस कुदरत की अनोखी देन है। पपीता कई औषधियों गुणों से भरपूर होता है, साथ ही सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। पपीते की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत कम समय में फल दे देता है। इसकी उन्नतशील प्रजातियां जैसे कि पूसा डेलिसस, पूसा मैजिस्ट्री, पूसा जायंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा या म्यूटेंट डुफार्व, CO1, CO2, CO3, CO4, कुर्ग हनी, रेड लेडी 786, वाशिंगटन, कोयम्बटूर, कुंगहर्नी ड्यू, पूसा डेलिसियस इत्यादि उन्नतशील प्रजातियां हैं। जैसा कि देखा गया है कि पपीता को लगाने के लिए उसका बीज का हम उपयोग करते हैं। जो किस्म का, चाहे वो लोकल हो या हाइब्रिड हो, जो बीज है वो आपका उसी साल का बीज होना चाहिए। पुराना बीज का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपका अंकुरण बिल्कुल नहीं होगा। तो किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जहाँ तक हो सके वो एक स्वस्थ बीज का और एक ताज़ा बीज का इस्तेमाल करेंगे तो उनका जो अंकुरण है वो बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा। इसी के साथ में वो बीज को आप लगाने से पहले 1 दिन के लिए पानी में भिगो के रात भर रख देंगे तो उसका अंकुरण बहुत ही अच्छी तरह से हो पाएगा। पपीते स्वास्थ्य नर्सरी तैयार करने के लिए बुवाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर करें, क्योंकि शुरुआती अवस्था इसके पौधों पर कई रोगों का प्रकोप होने लगता है। इससे बचने के लिए कार्बेंडाजिम 1 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। फिर पॉलीथीन बैग, प्रोटे या नर्सरी में बीजों की बुवाई करें। अगर आप नर्सरी में इसकी बुवाई कर रहे हैं तो बीजों की लाइन में बुवाई करें, इससे बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। इस प्रकार आप रात को बीज को भिगोएंगे और उसके बाद आप उसको सुबह या तो आप पॉलीथीन में लगा सकते हैं या आजकल जो आप देख रहे हैं पोर्ट्रे, पपीता का पोर्ट्रे मार्केट में आना शुरू हो गया है, उसमें भी आप बीज को लगा सकते हैं। पोर्ट्रे में लगाने का फ़ायदा ये होगा कि उसको आपको कम मेहनत में आसानी से भर पाएंगे, जो भी मिट्टी और खाद उसके अंदर डालना है, और उसको आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। उसी के साथ ये कम जगह भी घेरता है और इससे आसानी से इसके अंदर पौधे उगाए जा सकते हैं। तो पोर्ट्रे या पॉलीथीन में आप किसी का भी चयन कर सकते हैं। उसमें लगाने के लिए आपको जो उसमें मीडिया, मिट्टी का जो इस्तेमाल करना है, उसमें आपको क्या क्या इस्तेमाल करना होगा उसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी लीजिए। उसके अंदर आपको मिट्टी, केचुआ या गोबर की खाद और कोकोपीट, तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर पोर्ट्रे या आपको पॉलीथीन में भर लेना है। भरने के बाद उसमें आपको बीज उसके अंदर लगाना है। बीज अधिक गहराई में ना लगाएं, उसको आप 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई में ही बीज को लगाना चाहिए। अगर आप लोकल पपीता का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखें, आप प्रत्येक पॉलीथीन या प्रत्येक पोर्ट्रे के एक छिद्र में लगभग 2 से 3 बीजा डालें, क्योंकि उसमें नर और मादा अलग अलग निकलते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक पॉलीथीन में आप 3 से 4 बीजा लगाएंगे, उसको एक गड्ढे में लगाएंगे तो उसमें से आपको एक मादा पौधा निकलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। इसलिए कम से कम लोकल पपीता का अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो उसमें आप
प्रति पॉलीथीन या प्रति पोर्ट्रे का एक जो छिद्र है उसके अंदर लगभग 2 या 3 या 4 तक बीज आप डाल सकते हैं, ताकि आपको ट्रांसप्लांट करने के बाद में आपके ज़्यादा से ज़्यादा मादा पौधे आपको मिल सकें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र की पौध तैयार करने के लिए लगभग 100 वर्ग मीटर का स्थान का चुनाव करें। उसके बाद 5 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी क्यारियों को बना लेना चाहिए और क्यारियों की ऊंचाई जमीन से लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इन क्यारियों में बीज बोने से पहले क्यारियों से कंकड़, पत्थर, खरपतवार आदि अशुद्धियों को हटा देना चाहिए। क्यारियों को 25% फॉर्मेल्डिहाइड से उपचारित करना चाहिए। इसके बाद अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, रेत तथा मिट्टी को बराबर मात्रा में मिलाकर मिश्रण तैयार कर अच्छी तरह मिट्टी में मिलाने के बाद क्यारियों को बनाना चाहिए। तैयार क्यारियों में बीज को 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। लगाने के बाद आप निरंतर रूप से उसका सिंचाई करते रहिए। जहाँ तक देखा गया है पपीता का अंकुरण लगभग 15 से 20 दिन के अंदर हो जाता है, और उसके बाद जब उसमें 4 पत्तियां की स्टेज हो जाती है, 4 पत्ती जब बड़ी हो जाती है, उस अवस्था में उसको हम फील्ड में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। कई बार देखा गया कि किसान भाई बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी पौधे को पिला देते हैं नर्सरी के अंदर, और उसका पौधा पीला होकर सड़ जाता है। तो बहुत अधिक पानी और बहुत कम पानी दोनों ही अवस्था पपीता के लिए नुकसानदायक है। इसलिए एक निश्चित मात्रा में और एक फव्वारे के द्वारा उसको पानी पिलाएं, ताकि पौधे को कोई नुकसान भी ना हो। इसके बाद में अगर आपको कोई लक्षण दिखते हैं, आपको कोई बीमारी लगती है, तो उसका उसी समय उसका निदान कीजिए या उस पोर्ट्रे को वहाँ से हटा दीजिए, ताकि वो इन्फेक्शन बाकी पौधों में ना पहुँचे। और इसी के साथ में आपको जो छोटी मोटी सावधानी रखनी है, टाइम से आपको उसका खरपतवार निकालना है, निरंतर पानी देना है, और हो सके तो बीच में एक स्प्रे फंजीसाइड का आप 22 दिन का कर देंगे तो कोई भी आपका फंगस बीमारी उसमें नहीं आ पाएगा। इस प्रकार आप खुद का पपीता का नर्सरी का एक व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। आप अपना पौधा बेच भी सकते हैं और अपने फील्ड में लगा भी सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव भबुनी, जिला गोपालगंज के रजत कुमार ने। आपने शकरकंद की उन्नत बुआई तकनीक पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। शकरकंद जो कि एक बहुत ही उपजाऊ और बहुत ही अच्छा पैदावार देने वाली फसल है, इसके खेत का चुनाव करने के लिए जो है शकरकंद जो है बलुई दोमट मिट्टी में बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर थोड़ी भारी मिट्टी है तो भी आप इसमें इसकी खेती कर सकते हैं। खेत जो है हमारा थोड़ा ऊपरी खेत होना चाहिए तथा उसमें जो है पानी का जमाव कहीं ना हो, इसलिए उसको खेत को तैयार करने के लिए पहली बार हम उसको बहुत गहरी जुताई करते हैं, जिससे कि उसका मिट्टी जो है वो थोड़ी भुरभुरी और मुलायम हो जाए। इसके पश्चात हम लोग उसको जो है कल्टीवेटर लगाते हुए पाटा देते हैं, जिससे समतल हो जाए और उसमें हम लोग अपने शकरकंद के लत्तर का बुआई कर सकते हैं। शकरकंद की खेती के लिए 21 से 27 डिग्री तापमान उपयुक्त माना जाता है। शीतोष्ण या समशीतोष्ण जलवायु वाले स्थानों पर सफलतापूर्वक उगाई जाती है, और जहां 75 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है वहां इसको आसानी से उगाया जा सकता है। शकरकंद के लत्तरों में जो हमारे यहाँ प्रभेद विकसित किए गए हैं, इसमें 5 प्रभेद प्रमुख हैं, जिसका पहला है शकरकंद राजेंद्र शकरकंद 5, फिर राजेंद्र शकरकंद 35, इसके पश्चात राजेंद्र शकरकंद 47 और राजेंद्र शकरकंद 92, जो कि हाल में ही विकसित प्रभेद हैं। इनका उपयोग करके जो है किसान अच्छी आय ले सकते हैं। राजेंद्र शकरकंद 47 जो है ये लगभग 120 दिन में तैयार होती है तथा इसकी उपज क्षमता लगभग 25 टन प्रति हेक्टेयर है। हमें 1 हेक्टेयर खेती के लिए 84,000 लताओं के टुकड़ों या कटिंग की आवश्यकता होती है। एक कटिंग की लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर रखनी चाहिए तथा एक साथ 2 से 3 कटिंग खेत में लगानी चाहिए। कटिंग लता के मध्य और ऊपरी भाग से लेनी चाहिए। इसको लेने के पश्चात हमें ये ध्यान देना होगा कि इसमें किस तरह से हम लोग फर्टिलाइजर डालें। तो इसमें शकरकंद की खेती के लिए 60 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो
फास्फोरस तथा 60 किलो पोटास की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम लोग इसके पूर्ति यूरिया, DAP और MOP खाद का प्रयोग करते हुए इसको हम लोग मात्रा को हम लोग डाल सकते हैं। पोषक प्रबंधन के तहत नाइट्रोजन की आधी मात्रा व फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा शुरू में लता लगाते समय ही जड़ों में देनी चाहिए। शेष नाइट्रोजन को 2 हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा 15 दिन में, दूसरा हिस्सा 45 दिन टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट और बोरॉन 25, 15 और 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करने पर कंद फटने की समस्या नहीं आती है। वो एक समान व आकार के कंद लगते हैं। तो लगभग 10 से 15 टन कंपोस्ट आवश्यकता अनुसार खेत में हम लोग प्रयोग करते हैं। ये भी अंतिम जुताई के समय ही हम लोग जो है उसमें डाल के तब हम लोग खेत को समतल करेंगे और उसके बाद ही हम लोग लत्तरों को लगाते हैं। लिए अगर हम लोग शकरकंद के लत्तर के ऊपरी भाग को लगभग 10 से 15 मिनट रोपाई से पहले जो है क्लोरपाइरिफॉस के जो 20 EC दवा है, क्लोरपाइरिफॉस 20 EC का लगभग 0.02% घोल यानी कि 2 ml दवा 1 लीटर में मिला के हम लोग उसमें 10 से 15 मिनट तक अगर लत्तर को उपचारित करने के बाद लगाते हैं तो हमें लगभग दीमक और ये आपका वीविल कीटिस दोनों से छुटकारा मिल सकता है। लत्तरों को लगाने के लिए हमें ध्यान रखना है कि जो पौधे से पौधा तथा लाइन से लाइन की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर रखी जाती है, यानी कि हर पौधे से पौधा एक लाइन में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएंगे तथा हर लाइन की दूरी भी आपस में लगभग 30 सेंटीमीटर होती। इससे बाद में हम लोग को खरपतवार निकालने में असुविधा नहीं होगी। शकरकंद 3 तरह से लगाई जाती है, टीला विधि, मेड़ एवं नाली विधि और समतल विधि द्वारा। वैसे इन तीनों विधियों का अपना अलग अलग महत्व है। टीला विधि जहां जल जमाव की समस्या रहती है वहां अपनाई जाती है और दूसरी मेड़ या नाली विधि ढलाव वाले भूमि के लिए उपयुक्त रहती है। समतल विधि हर जगह के लिए उपयुक्त है, किंतु 1 माह बाद जड़ों पर मिट्टी चढ़ाकर मेड़ बनाना आवश्यक होता है। इसमें खरपतवार की समस्या थोड़ी अगर हम लोग शुरुआत में ही अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो हमें आगे इसकी समस्या नहीं आती है। तो शकरकंद का लत्तर लगाने के लगभग 30 से 35 दिनों के बाद पहले हम लोग निकाई गुड़ाई कर लेंगे। ये शकरकंद है, इस कारण इसमें जो है हमें थोड़ा सिंचाई की देखना होगा कि मिट्टी जो है सूखी ना पड़े और 5 से 6 सिंचाई लगभग हमें देनी पड़ती है। प्रथम सिंचाई जो है वो हम लोग जैसे ही हम लोग लत्तर लगाएंगे उसके तुरंत बाद हम लोग उसको प्रथम सिंचाई दे देते हैं। सिंचाई इसलिए देना जरूरी है क्योंकि इसमें दीमक और जो हमारा वीबिल जो कीट है इसके प्रकोप से हम लोग बच सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मखाने की खेती से बदल रही है किसानों की किस्मत। बैकयार्ड मुर्गी पालन रोजगार का है बेहतर साधन। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पित है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर